करते हैं तुम्हारा 215 पेज। टू। अच्छा तो हमारे पेज नंबर्स मैच होते हैं ना। 215। बैंक फाइनेंस। अच्छा हमने ये कर लिया था ना, हाँ जी, डेट इंस्ट्रूमेंट्स। बैंक फाइनेंस से शुरू करना हमने। ओके, मेरा दिमाग कहाँ चल रहा है। बैंक फाइनेंस में तुम्हारा शुरू हो रहा है ये मोस्ट कॉमनली, अच्छा कॉमन वे ऑफ फंडिंग फॉर कॉर्पोरेट्स, राइट। यहीं से शुरू करें तो 215 बैंक फाइनेंस। अब इसके अंदर क्रेडिट फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड बाय बैंक है, राइट। तो पहला तुम्हारा फंड बेस्ड फैसिलिटीज़ दी हुई हैं कुछ, जिसके अंदर उन्होंने लिखा है एक ओवरड्राफ्ट। हमको इसके सिर्फ बेसिक मीनिंग पता है। ओवरड्राफ्ट क्या होता है पता है? ज़्यादा पैसे निकाल देना अकाउंट में ना होने के बावजूद। हाँ, जब भी हम अगर कोई चेक सबमिट कर रहे हैं या क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा पैसे निकाल रहे हैं, तो वो जो एक्स्ट्रा पैसे आपको मिल रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड एज द ओवरड्राफ्ट, राइट। कैश क्रेडिट वही जो क्रेडिट पे पेमेंट वो करना। आपको यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म लोन मिलता है कैश क्रेडिट के अंदर, देयर इज़ अ लोन, बट ये लोन ऐसा होता है कि जैसे कैश क्रेडिट बोला हुआ है ना, तो दिस लोन इज़ अ शॉर्ट टर्म लोन फॉर ऑफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी टू टेक केयर ऑफ द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जैसा बेसिक स्मॉल बेस्ड फंडिंग के लिए हो सकता है। फिर तुम्हारे पास है बिल फाइनेंस। बिल फाइनेंस इज़ नथिंग बट बिल डिस्काउंटिंग, ठीक है। जो बिल डिस्काउंटिंग था ना वही है तुम्हारा बिल्स फाइनेंस। उसके अलावा हायर परचेज फाइनेंस भी वही सेम चीज़, राइट। हायर परचेज फाइनेंस में यही होता है ना कि बैंक ही तो आपके क्या कहते हैं उसको, उस परचेज को फाइनेंस करती है, फंड करती है, एंड देन यू कैन परचेज इट एंड यूज़ इट, और धीरे धीरे तुम EMIs बैंक को पे करते रहोगे, राइट। देन यू हैव नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटीज़, जिसके अंदर एक लेटर ऑफ क्रेडिट है। देख लेंगे क्या है। स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट इज़, वहाँ पे लिख सकते हो सिमिलर टू अ बैंक गारंटी, ठीक है। बैंक गारंटी नीचे तो दे रखा है। हाँ ठीक है, इसको समझाया नहीं है, बस ये बैंक गारंटी ही है, और नीचे बैंक गारंटी तुम्हें दिया है अलग से, ठीक है यहाँ तक। अब उसके बाद तुम्हारा लेटर ऑफ क्रेडिट के अंदर अच्छा लेटर ऑफ क्रेडिट क्या था, कुछ याद है? फॉर इंटरनेशनल ट्रेड के लिए यूज़ होता है लेटर ऑफ क्रेडिट। हाँ, उसके अलावा उसमें वही 2-3 पार्टीज होती है, इशूइंग बैंक हो गया, एप्लीकेंट होता है, शाबाश, हाँ, बेनिफिशियरी होता है, वहाँ से जो भी ट्रांजेक्शन होती है उसको वो गारंटी करता है। बहुत सारे टाइप्स होते हैं इसके, वही है ना वैसे टाइप्स। हाँ हाँ, हमने टाइप्स नहीं है इसमें, तो मैंने करवाना है ना इसमें है। मैं एक सेकंड पेन लेके आई, इसमें दिखेगा नहीं ना। अच्छा, अब ये लेटर ऑफ क्रेडिट वैसे इन अ वे हमने ड्राफ्टिंग में जो पढ़ा था, खाली एक बेसिक रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। जब हम लेटर ऑफ क्रेडिट की बात करते हैं तब हम ये बोलते हैं कि यहाँ पर एक इस तरीके से लेटर ऑफ क्रेडिट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक मान लो एक बायर है, ठीक है। दिस बायर और दिस लेटर ऑफ क्रेडिट इज मोस्टली यूज्ड इन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस एज शी सेड, राइट। तो दिस बायर विल आल्सो बी कॉल्ड एज द इम्पोर्टर, राइट। जब उसको सामान बाहर से मंगवाना है तो यहाँ पर एक सेलर होगा, ठीक है, हु विल बी द एक्सपोर्टर, राइट। ये समझ में आ गया। अब जब भी मुझे यहाँ से सामान यहाँ मंगवाना है, राइट, तो अगर मैं पहले पैसे दे दूँ तो ये नहीं प्रॉब्लम आएगी कि यार सी यहाँ पर है ना, पूरे ट्रांजैक्शन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर मुझे बाहर पैसे देने हैं तो द दिक्कत है कि आई डोंट हैव द मनी एज ऑफ नाउ। तो मैं सेलर को क्या बोल रही हूँ कि देख मैं यहाँ वहाँ से लोन लेने के बदले तो ही मेरे को गुड्स ऑन क्रेडिट दे देना, लेटर ऑन आई विल पे। बट द सेलर इज ऑल्सो स्केप्टिकल कि भाई मैं तू बाहर बैठा है, मैं कैसे तेरे पे भरोसा करूँ, हाउ विल आई रियली इंश्योर दैट यू विल पे मी द अमाउंट ऑफ मनी, राइट। और इधर वो बोल रहा है कि आप सिर्फ गुड्स भेज दो, मैं आपको पैसे दे दूंगा, उसमें भी प्रॉब्लम है, राइट। तो यहाँ पर बायर कहता है कि ठीक है तू मेरे पे भरोसा नहीं करता, लेट्स टेक अनदर पर्सन इन पिक्चर फॉर दिस ट्रांजैक्शन, राइट। नाउ द बायर गोज टू द बैंक in the
सेम कंट्री जहाँ पर वो है, ठीक है। तो उस कंट्री के बैंक के पास वो जाता है, उस बैंक को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, हाँ, इशूइंग बैंक, ठीक है। इस बैंक को ये रिक्वेस्ट करता है कि यार देख, एक है ना, कुछ कुछ करो, हमें ऐसा करो कि भाई he gives me the goods so that I can pay him later on, right? But the seller does not trust the buyer here. खत्म। अब इसका भी तो एक बैंक होगा, इसको क्या कहते हैं, एप्लीकेंट तो यही होगा ना, बायर ही नहीं होगा। याद आ रहा है वो कंफर्मिंग बैंक था ना शायद, बट कंफर्मिंग तो आगे नहीं आता। नहीं वो अलग था, ये है ना एडवाइजिंग बैंक। एडवाइजिंग और कंफर्मिंग दोनों हो सकता है ना, वो था ना कुछ, एडवाइजिंग बैंक कहेंगे इसको, ठीक है। अब हुआ कैसे, यहाँ पर बायर ने इस हम अपने वाले बैंक को बोला कि इशू मी अ डॉक्यूमेंट, जिस डॉक्यूमेंट के बेसिस पर, जिस डॉक्यूमेंट के रिलायंस पर वो मुझे गुड्स भेज दे। इस डॉक्यूमेंट को हमने यहाँ पर कहा लेटर ऑफ क्रेडिट, ठीक है। दिस लेटर ऑफ क्रेडिट इज इशूड टू दिस बैंक, ठीक है, जहाँ पर ऑफ कोर्स क्योंकि ये दोनों बैंक्स के बीच में आपस में है, तो यहाँ से ये डॉक्यूमेंट इस बैंक के पास जाएगा और ये इस बंदे को इंटीमेशन दे देगा कि गुड्स को रिलीज कर दे, ठीक है। द पॉइंट इज पैसा बायर को ही देना है, लेटर ऑन द मनी विल बी गिवन बाय द बायर ओनली। बट सिर्फ इतना हो जाता है कि हाँ, एक तरीके से गारंटी भी हो जाती है कि अगर इसने नहीं दिया द बैंक इज लायबल टू पे, ठीक है। यहाँ तक ये सिंपल सेंस में हमने देखा था कि अगेन एक बायर और एक सेलर है, दिस काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और दिस काइंड ऑफ अ क्रेडिट और लेटर इज यूज्ड मोस्टली इन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस। इंडिया के अंदर इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि वहाँ पर बैंक गारंटी के तौर पर वो काम कर दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर बायर की बैंक एक डॉक्यूमेंट इशू करती है जिसको हम कहेंगे लेटर ऑफ क्रेडिट। ये डॉक्यूमेंट दिया जाएगा टू द बैंक ऑफ द सेलर विच विल बी कॉल्ड एज द एडवाइजिंग बैंक और कंफर्मिंग बैंक, ठीक है। कंफर्मिंग बैंक क्यों कहते हैं, ये भी हमने ना ड्राफ्टिंग में पढ़ा था ये चीज़। हाँ, कंफर्मिंग बैंक क्यों कहते हैं कि ये अपने आप से एडेड गारंटी देता है कि आई नो अबाउट दिस, और अगर इन्होंने नहीं पे किया तो आई एम देयर, ऐसा, ठीक है। तो अगर ये कंफर्मेशन दे रहा है तो कंफर्मिंग बैंक बन जाएगी, नहीं तो ये कल ही एडवाइजिंग बैंक है, ठीक है। तो उन्होंने इसको दिया, यहाँ से इंटीमेशन जाएगा एक्सपोर्टर को टू रिलीज द गुड्स सो दैट ही कैन पे इट व्हेन द गुड्स आर देयर। अगेन यहाँ पर सिर्फ जैसे अब मान लो कि मेरे को गुड्स लोन पे लेने भी नहीं है, मैं पैसे देने को तैयार हूँ, पर दोनों को एक दूसरे पे शक है कि मैंने पैसे दे दिया तो इसने सामान नहीं भेजा तो मैं कहाँ से पकड़ूंगा। अगेन सेलर को है कि भाई मैंने सामान भेज दिया, इसने पैसे नहीं दिए तो, राइट, दोनों तरफ प्रॉब्लम है। सेलर भी अगर मान ले ऐसा भी कर दे कि मैंने यहाँ से पोर्ट के थ्रू या एयरपोर्ट पे या कहीं पर भी वेयर हाउस में वहाँ पर सामान पहुँचा दिया, और मैं ये चीज़ भी रख दूँ कि यार पहुँचा है, तेरे को सामान रिलीज तभी होगा जब तेरे को तू पैसे दे देगा, ये भी तो ठीक है ना, दिस कैन ऑल्सो बी डन। बट इस चीज़ के अंदर भी तो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट, पैकेजिंग का कॉस्ट, सारा कुछ लग गया, तो वाई विल एनीबडी सफर दैट। तो लेटर ऑफ क्रेडिट गिव्स अ श्योरिटी दैट द बायर इज द वन हु इज गोइंग टू पे, सो यू कैन एंटर इनटू अ ट्रांजैक्शन विद द पर्सन, ठीक है। ये एक तरीके का, ये वर्ड खाली याद रखना, ये एक तरीके का पॉजिटिव एनफोर्समेंट होता है कि भाई दोनों पार्टीज अपने अपने ऑब्लिगेशंस को करने को तैयार हैं, तुम अपना काम कर दो, वो सामने वाला अपना काम करने वाला है, ठीक है। ये जो तुम्हारा डायग्राम है ना नेक्स्ट पेज पर, एक बार उस पर आओ, ठीक है। इसको एक बार यहाँ पर डिस्कस करते हैं, देन वी कैन रीड। हाँ देख, पहला एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये जैसे जैसे पॉइंट्स लिखे हैं ना बस वैसे वैसे पढ़ते जाना। एक दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होगा। इम्पोर्टर जो है वो अपनी इशूइंग बैंक को अप्लाई करता है कि मेरे को एक एलसी दो, ठीक है। इशूइंग बैंक वो लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करती है और दे देती है आपके एडवाइजिंग बैंक को, ठीक है। एडवाइजिंग बैंक बाद में उसको वेरीफाई करके फॉरवर्ड कर देता है एक्सपोर्टर को कि देख सब कुछ आ गया है, एवरीथिंग इज गुड। बिकॉज ऑफ द लेटर ऑफ क्रेडिट द एक्सपोर्टर नाउ शिप्स द गुड्स भेज देता है, राइट। वंस द गुड्स आर शिप्ड, ठीक है, इधर वापस इसी वाले पर आओ। 6th पॉइंट, डॉक्यूमेंट्स आर प्रोवाइडेड। डॉक्यूमेंट्स आर प्रोवाइडेड क्यों, दोनों पार्टीज एक दूसरे को इंटीमेशन देती कि तूने अपना काम किया, देख मैंने भी अपना काम किया, राइट। अब यहाँ पर शिप हो गए गुड्स, तो यहाँ से कंफर्मिंग बैंक किया, तो एडवाइजिंग बैंक को डॉक्यूमेंट्स क्यों दिए, क्योंकि पेमेंट यहाँ पर अटकी हुई है ना, तो अगर
मैंने सबूत दे दिया कि मैंने सामान भेज दिया है, मैंने अपना काम कर दिया, तो तू मुझे पैसे दे दे। तो यहाँ पर उस हिसाब से तुम्हारा मनी रिलीज होने के आगे काम हो जाएगा। डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड होंगे, डॉक्यूमेंट्स एडवाइजिंग बैंक फिर बाद में आगे इशूइंग बैंक को फॉरवर्ड करेगा और फिर इवेंचुअली ये वेरीफाइज एंड सेंड्स इट टू द इम्पोर्टर, राइट। वंस दिस ऑल ऑफ दिस ये 8 वाला जो तुम्हारा है वो डन है, तो LOC तुम्हारी एकदम प्रॉपरली फाइनल हो जाती है, तुम्हारा LOC का काम हो जाता है। आ रहा है समझ? क्लैरिटी के साथ एकदम डन है। तो ये मेन सिर्फ इसमें यही है कि द पेमेंट इज मेड गुड, ऐसा द पेमेंट फॉर द गुड्स का एक क्या कहते हैं उसको, कंफर्मेशन हो जाता है कि भाई पेमेंट आ जाएगी और दोनों पार्टीज अपना अपना ऑब्लिगेशन कर लेंगे बस। इसमें कितने अच्छे से चार्ट दे रहे है ना? ड्राफ्टिंग में दिया होता तो कितना इजीली समझ आ जाता। हाँ भाई, कैसे बना बना के औखे हो गए थे, कितनी देर लग रही है उसमें। तो थी उस दिन? नहीं थी ना शायद, वीडियो रिकॉर्ड की थी उसकी हमने। हाँ ये नहीं थे। आराम से 1-1.5 घंटा लग गया था, और उसमें था भी और काफ़ी कुछ था। चल, लेटर ऑफ क्रेडिट अभी इज़ अ डॉक्यूमेंट फ्रॉम अ बैंक दैट गारंटीज पेमेंट, ठीक है। इट इज़ एन अंडरटेकिंग और अ कमिटमेंट बाय द बैंक एडवाइजिंग और इन्फॉर्मिंग द बेनिफिशियरी दैट द डॉक्यूमेंट्स अंडर लेटर ऑफ क्रेडिट वुड बी ऑनर्ड, है ना। ये एक तरीके का पक्का बोल रहे कि जो भी पैसा है वो आपको मिलने वाला है। If the beneficiary submits all the required documents as per the terms and conditions of the letter of credit, beneficiary कौन? The exporter, क्योंकि eventually letter of credit का पैसे उसको मिलने वाला है, राइट। तो उसको वही बोला कि देख, इसमें जो भी चीज़ लिखी है वो तुझे मिल जाएगी अगर तूने अपना पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट भी कर दिया तो। आया समझ? ठीक है, सिंपल है। अब इन्होंने बैंक गारंटी को दिया हुआ है अच्छे से थोड़ा। बैंक गारंटी में उन्होंने बोला बैंक गारंटी इज अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट विच कैन बी इम्पोज्ड बाय लॉ, ठीक। अगेन लीगल कॉन्ट्रैक्ट में क्या है कि वही कि एक बैंक होगा विच विल बी प्रोवाइडिंग गारंटी कि भाई आई विल, इफ़ द डेटर डज नॉट पे आई विल पे, राइट। तो ये ना अगर हम बोलें तो लेटर ऑफ क्रेडिट और बैंक गारंटी दोनों आपस में वैसे सिमिलर हैं। इंटरनेशनल नेशनल ट्रांजैक्शन की हम बात नहीं कर रहे, हम ये बोल रहे हैं कि दोनों का काम सिमिलर है, सेम नहीं है, सिमिलर है, पर स्टिल देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द टू। लेटर ऑफ क्रेडिट ये बोलता है कि दोनों पार्टीज ने अपना काम कर दिया है, इसने अपना काम कर दिया है, तू भी अपना काम कर, एक तरीके का पॉजिटिविटी बता रहा है। ये बैंक गारंटी में बोला है कि अगर उसने नहीं किया तो आई विल डू। हाँ, तो ये डिफ़ॉल्ट पर रेस्ट करता है, लेटर ऑफ क्रेडिट ऑब्लिगेशन पर रेस्ट करता है, राइट। तो ये इज़ अ लीगल डॉक्यूमेंट विच कैन बी इम्पोज्ड बाय लॉ। बैंकर एज गारंटर एश्योर्स द थर्ड पार्टी टू पे हिम अ सर्टेन सम ऑफ मनी ऑन बिहाफ ऑफ हिज कस्टमर, राइट। In case the customer fails to fulfill his commitment to the beneficiary, bank guarantees are a part of non-fund based credit facility। ये समझ में आता है ना, नॉन फंड बेस्ड है। क्यों? क्योंकि बैंक गारंटी नॉन फंड बेस्ड है। नॉन फंड बेस्ड है तो गारंटी दे रहा है, फंड थोड़ी वो कर रहा है, सिर्फ गारंटी दे रहा है ना, बोलने की चीज़ है। अगर कल को डिफॉल्ट हुआ तो जाके फंड आएंगे, बट अप टिल देन देर इज़ नथिंग, जस्ट अ वर्ड कि आई एम देयर, ऐसा। प्रोवाइडेड बाय द बैंक टू द कस्टमर्स, बैंक इश्यूज बैंक गारंटीज ऑन बिहाफ ऑफ हिज क्लाइंट एज अ कमिटमेंट टू अ थर्ड पार्टी assuring her or him to honor the claim against the guarantee in the event of non-performance by the bank's customer. A bank guarantee is a legal contract which can be imposed by law. The banker as guarantor assures the third party यानी कि beneficiary to pay him a certain sum of money on behalf of his customer in case the customer fails to fulfill his same लिखा है to the beneficiary। डन है? बार बार लिखते तो ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है आदमी कि कुछ अलग लिख दिया क्या। डन है यहाँ तक? बैंक्स इशू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गारंटीज, जिसके अंदर ये सारी है, फाइनेंशियल, परफॉर्मेंस और डिफर्ड पेमेंट गारंटी। फाइनेंशियल तो मतलब वही कि पैसा आपको मिल जाएगा और टाइमली मिल जाएगा, दोनों तरफ होएगा, मिल भी जाएगा, एडिक्वेट भी मिलेगा जितना है भी, और टाइमली भी मिल जाएगा। परफॉर्मेंस गारंटी जो होती है ना, वो मोस्टली गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में होती है कि जैसे मान लो तुम्हें कोई टेंडर मिला है तो बैंक आपको बैंक गारंटी देता है कि जो इसके पास टेंडर है ये इसको परफॉर्म करेगा आइडियली। अगर इसने प्रॉपर परफॉर्मेंस नहीं दी तो फिर हम आपको जो भी पैसा आपका लगाया गया है उसको दे देंगे वापस, ऐसा परफॉर्मेंस गारंटी। और बाकी डिफर्ड पेमेंट गारंटीज ये उस तरह से कि अगर मान लो क्या नाम है, अगर जिस केसेस में सेलर जो होता है वो पीरियोडिक पेमेंट्स कर रहा होता है ना, तो वो डेफर्ड पेमेंट गारंटी होती है कि भाई आपको पेमेंट करता रहेगा, आपके इंस्टॉलमेंट्स आती रहेंगी, अगर इसने कोई भी इंस्टॉलमेंट का डिफ़ॉल्ट किया तो आई एम देयर।
ठीक है, उसमें बस फाइनेंशियल गारंटी में वही था कि एक बार की पेमेंट थी, टाइमली पेमेंट हो जाएगा, एडिक्वेट पेमेंट हो जाएगा। डेफर्ड पेमेंट में बस इतना है मेन तरीके से कि भाई वही पीरियोडिक पेमेंट्स है बस। ठीक है, तो फाइनेंशियल गारंटी पढ़ लेते हैं स्पीड में एक बार। A financial guarantee is a guarantee that guarantees a debt will be repaid to a lender by another party if the borrower defaults. The banker issues guarantee in favor of a government department against caution deposit or earnest money to be deposited by the bank's client. ये समझ में है? बैंक क्लाइंट कौन है यहाँ पर? बैंक क्लाइंट कौन है? जिसके फेवर में बैंक इशू कर रहे हैं। लेंडर है कि बोरोवर है? बोरोवर है, हाँ शाबाश, बोरोवर ही है। मैं ही तो बैंक के, अगर मुझे पैसे देने हैं, मुझे गारंटी मुझे दिलवानी है गारंटी, तो आई विल गो टू द बैंक ना कि प्लीज़ मेरे बिहाफ पे गारंटी दे दे। आई एम टेलिंग द बैंक टू डू समथिंग फॉर मी, राइट? भले द गारंटी इज रिक्वायर्ड बाय द अदर पार्टी बट द ऑब्लिगेशन, अब मैंने पैसा नहीं दिया तो वो है, ये सारी चीज़ें तो हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट है ना। तो बैंक क्लाइंट कौन है? बोरोवर, राइट? तो उन्होंने यहाँ पर ये बोला बैंकर जो है ना वो इश्यूज गारंटी इन फेवर ऑफ अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है तो अगेंस्ट कॉशन डिपॉजिट और अर्नेस्ट मनी टू बी डिपॉजिटेड बाय द बैंक्स क्लाइंट। मुझे बैंक को भी तो कुछ देना पड़ेगा। अगर वो गारंटी दे रहे हैं तो आई माइट गिव देम सम अर्नेस्ट मनी, वही जैसे सिक्योरिटी डिपॉजिट या कुछ मैं उनको दूंगी। ठीक है, at the request of his customer in lieu of a caution or a deposit honestly the banker issues a guarantee in favor of the government department। ठीक है, अभी ये भी हो सकता है, जैसे ये क्या लिखा है कि एट द रिक्वेस्ट ऑफ द कस्टमर, यानी कि अगर मैंने बोला कि यार देख मैं गारंटी क्यों लेती अगर मेरे पास ये सब होता तो, राइट? मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास अर्नेस्ट मनी नहीं है, मेरे पास डिपॉजिट नहीं है, तो प्लीज़ कर दे बैंक गारंटी इशू। ठीक है, वट एवर द रीज़न इज़, और तो चाहे तो कर सकते हैं, बैंक कर सकती है ऐसा। ठीक है, this is an example of financial guarantee. This type of guarantee helps the bank's customers to bid for the contract without depositing actual money. आया समझ? In case the contractor does not take up the awarded contract, then the government department would invoke the guarantee and claim the money from the bank. आया? पक्की बात? अगला performance guarantee. Performance guarantees are issued by banks on behalf of the client. In performance guarantee, bank issues on behalf of his client to assure the third party to complete some work on time or as per the terms of the contract between them, कि आपका जो भी काम है वो टाइम पर प्रॉपरली ख़त्म हो जाएगा। If the work is not completed as per the terms of the contract, then the third party can request the bank to invoke the guarantee and make the payment for default. आया? और lastly deferred, it is clear from name of the bank guarantee that under this guarantee the banker guarantees payment of installments spread over a period of time. Done? अब इन्होंने वही प्रॉपर लिखा हुआ है, सेम डेफर्ड का ही वापस एक्सप्लेन किया। हियर द बैंक अंडरटेक टू मेक पेमेंट्स टू ऑफ इंस्टॉलमेंट्स पेबल बाय द बायर ऑफ कैपिटल गुड्स सच एज मशीनरी एज अ लॉन्ग टर्म। ये पढ़ लोगे, ज़्यादा खास कुछ लग नहीं रहा मुझे, मैं नहीं पढ़ूँगी। A bank guarantee and a letter of credit are similar in many ways, but they are two different things. Letter of credit ensures the transaction proceeds as planned. समझ आया? लेटर ऑफ क्रेडिट बोलता है कि जो काम जैसे हो रहा है वैसा होता रहे, हम यही कोशिश करें ना कि ऑब्लिगेशन टू वर्क कोशिश करें। वाइल बैंक गारंटी रिड्यूसेस द लॉस इफ द ट्रांजैक्शन डज नॉट गो एज प्लान्ड। आया? हाँ जी, लास्ट लाइन, लास्ट 3 लाइन। ठीक है, अब अगेन इन्होंने वापस से डिफरेंस दिया हुआ है। अब ये ना लेटर ऑफ गारंटी एंड बैंक गारंटी इन्होंने खास कुछ दिया है इधर, ये मैं भूल गई क्या? अच्छा इसमें था इसलिए। ये लेटर ऑफ क्रेडिट नहीं है ना, ये लेटर ऑफ गारंटी लिखा है, पर है वही है नाम खाली। लेटर ऑफ गारंटी नहीं है, लेटर ऑफ क्रेडिट ही है। हाँ नीचे फर्स्ट लाइन में दिया हुआ है ना, एवं ज़बरदस्ती का डरा रहे थे। लेटर ऑफ क्रेडिट समटाइम्स रेफर टू एज डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट एक्ट्स एज अ promissory note from a bank. It represents an obligation taken on by a bank to make a payment once certain criteria are met.
Once these terms are completed and confirmed, the bank will transfer the funds. The letter of credit ensures the payment will be made as long as the services are performed. आया? वही आप अपना अपना काम करते रहो, आपकी पेमेंट आती रहेगी, ये हम इंश्योर कर रहे हैं आपको. एन इंडियन होलसेलर रिसीव्स, ये पढ़ लोगे एग्जाम्पल. Letter of credit are especially important in international trade due to distance involved and potentially differing laws in the countries of the business involved. In these transactions, it is not always possible for the parties to meet in person. The bank issuing the letter of credit holds payment on behalf of the buyer. है ना? हम पेमेंट को होल्ड कर रहे हैं, पेमेंट वही देने वाला है, हमें पता है क्यों दे देगा, पर हम पैसा होल्ड कर रहे हैं. हम दोनों तरफ के लिए हो जाता है ना ये चीज़, कि जो बंदा पैसा दे रहा है उसको भी हो जाएगा कि जब तब तक पैसा मत देना जब तक सामान ना आ जाए. दूसरा भी मैं सामान दे दूँ वो पैसा ना दे तो उसको लगेगा कि नहीं पैसा है यहीं पर ही है, मेरे पास ही है, मेरे ही बैंक के पास है, वो मेरे को रिलीज़ तब करेगा जब मैं सामान दे दूँ. तो वही होल्ड्स पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द बायर अंटिल इट रिसीव्स कन्फर्मेशन दैट द गुड्स इन द ट्रांजैक्शन हैव बीन शिप्ड. इजी. उसके बाद while letters of credit are used mostly in international trade agreements, bank guarantees are often used in real estate contracts and infrastructure projects. ठीक है. फिर तुम्हारा bank guarantees represent a more significant contractual obligation for banks than letter of credit do. ये समझ आया? सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस फॉर द बैंक. क्योंकि इसमें तो क्योंकि बैंक ही लायबल होगा ना, तो ज़्यादा ही होगा उस पर, ऑब्लिगेशन ज़्यादा होगी बैंक पे. A bank guarantees, like a letter of credit, guarantees a sum of money to a beneficiary. However, unlike a letter of credit, the sum is only paid if the opposing party does not fulfill the stipulated obligation under the contract. This can be used to essentially ensure a buyer or seller from loss or damage due to non-performance by the other party in contract. आया? कुछ डाउट है कहीं पर? अब बाकी अभी यही है यार. बैंक गारंटी इंश्योर्स पार्टीज इन कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट फ्रॉम क्रेडिट रिस्क. फॉर इंस्टेंस अ कंस्ट्रक्शन कंपनी एंड इट सीमेंट्स, ये पढ़ लोगे एग्जाम्पल सीमेंट वाला तो. और अगला, बोथ बैंक गारंटीज एंड लेटर ऑफ क्रेडिट वर्क टू रिड्यूस फाइनेंशियल रिस्क. द सेलर टेक्स ऑन लेस रिस्क when a letter of credit or bank guarantee is active and would be more likely to agree to the transaction. है ना? दोनों पार्टीज विल बी मोर एंटरटेन्ड कि हाँ भाई हम काम करते हैं क्योंकि ये चीज़ एग्जिस्ट करती है. दीज एग्रीमेंट्स आर पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल इन व्हाट वुड अदरवाइज बी रिस्की ट्रांजैक्शंस फॉर द सेलर, सच एज सर्टन रियल एस्टेट एंड इंटरनेशनल ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट्स. बैंक, सिंस दर एग्रीइंग टू टेक ऑन रिस्क, thoroughly screen buyers interested in one of these transactions. आया समझ? After banks has determined that the buyer is a reasonable risk, a monetary limit is placed on the agreement. ठीक है, ये समझ आया? बैंक हैज़ डिटरमाइंड कि बायर इज़ अ रीजनेबल रिस्क, मतलब कि वो नहीं भी पैसे दे सकता. हाँ, प्रॉब्लम है इस बंदे के अंदर, तो एक लिमिट दे देगा कि मैं तेरी गारंटी दूंगा पर 5 लाख की नहीं दूंगा, 2 लाख तक की दूंगा. The bank agrees to be obligated up to but not exceeding the limit. This protects the bank by providing a specific threshold of risk. है? कोई डाउट यहाँ तक? चलो शाबाश. अब तुम्हारा फॉरेन फंडिंग शुरू करते हैं. फॉरेन फंडिंग एग्जैक्टली क्या होगी? कि वही हम फंड ले रेज करेंगे फॉरेन कंट्री से. उसका क्या क्या तरीका हो सकता है? ADR, GDR, ADR, GDR, FDI, FPI, FCCB, FCPB, FCCI. वैसे तो नहीं याद था, पिछली बार ये की. तो ईजियर लैंग्वेज में बाहर से हम पैसा डेट के थ्रू, इक्विटी के थ्रू ले सकते हैं. राइट, बोथ ऑफ दीज प्रोविजंस आर अवेलेबल टू अस. राइट, तभी ग्लोबलाइजेशन हैज़ ओपन डोर्स, अपॉर्चुनिटीज, ब्ला ब्ला ब्ला, डोंट. चलो ठीक है, यूरो इक्विटी से करें शुरू. ग्लोबलाइजेशन हो गई है बस, शाबाश. इसके बाद ये जो यूरो इक्विटी के ऊपर ये 2 लाइन्स पढ़ रही हूँ. कैपिटल कैन बी रेज्ड फ्रॉम इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट इन फॉरेन करेंसी बाय एक्सेसिंग फॉरेन कैपिटल मार्केट. फंड्स रेज्ड थ्रू फॉरेन करेंसी आर कॉल्ड एज यूरो इक्विटी और डेट. ठीक है, ये वाला. ठीक है, फंड्स रेज्ड थ्रू फॉरेन करेंसीज
फंड्स रेज्ड थ्रू फॉरेन करेंसीज आर कॉल्ड यूरो इक्विटी और डेट, ठीक है। अब यूरो इक्विटी रिप्रेजेंट्स शेयर्स डिनोमिनेटेड इन डॉलर टर्म्स issued by non-American and non-European companies to list their shares on American and European stock exchange by complying the regulations at respective stock exchanges where the shares are intended to be listed. The euro equity issues can be made in the forms like ADR, GDR. ठीक है, ये यूरो इक्विटी इज नथिंग बट ADR, GDR, वो नाम ऐसे दिया हुआ था तो लग। करेंसी को यूरो इक्विटी बोलते हैं। हाँ, फॉरेन करेंसी को यूरो इक्विटी बोलते नहीं, फॉरेन करेंसी को नहीं। अगर देख, हम ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने बाहर शेयर्स इशू करने हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे करती हूँ मैं, देख, अगर नहीं कोई बात नहीं, अगर मान ले इंडियन कंपनी है, ठीक है, इस इंडियन कंपनी को आउटसाइड इंडिया शेयर्स इशू करने हैं, ठीक है। वो आउटसाइड इंडिया कहीं पर भी कर सकती है, राइट। अब जब वो आउटसाइड इंडिया शेयर्स इशू करती है ना, तो हमने बस फॉर द सेक ऑफ हियर ऐसे दिया हुआ है कि हमने दो चीज़ों में किया, या तो वो शेयर्स इशू करेगी अमेरिका में, ठीक है, या तो अदर देन अमेरिका में, ठीक है, अदर देन कहीं पर भी कर सकती है आउटसाइड इंडिया, राइट। जब भी वो शेयर्स इशू करेगी बाहर, तो यार मुझे बाहर से पैसा चाहिए, बाहर से मुझे पैसा चाहिए। वो बंदा मेरे को करेंसी एक्सचेंज करके ऐसा वैसा क्यों पैसा देगा, क्यों मेहनत करेगा। इस वक्त ज़रूरत किसकी है मेरी, मुझे आउटसाइड फॉरेन फंडिंग चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, अच्छा तुम अमेरिकन हो, ऐसा करो ना, तुम ना अमेरिकन ही दे दो, मुझे डॉलर्स ही दे दो, वही दे दो, मुझे चलेगा, मैं उसको कन्वर्ट करवा के अपने पास रख लूँगी। आया। अगर तेरे से कोई बंदा पैसे मांगने आया, आउटसाइड इंडिया का बंदा, तेरे पास क्या है, रुपीज़, वो बोलेगा मेरे को पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तू दे देगी पैसे कि हाँ ठीक है, तू कन्वर्ट करवा के यूज़ कर लेना। वो बोलेगा नहीं नहीं, पहले कन्वर्ट करवा के दे, फिर तू देगी पैसे, भाड़ में जा कौन देगा, राइट। तो ये है कि अगर आप अमेरिका से पैसे ले रहे हो इन ADRs, ठीक है, अभी खाली पढ़ते हैं, और बाकी कहीं से भी ले रहे हो, वो ले रहे हो GDRs में, राइट। ये ADR और ये GDR क्या है, दीज आर नथिंग बट डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स सुने क्या होते हैं? अच्छा, तो डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स क्या होंगे, देख, अब जब भी कंपनी के अंदर कोई भी शेयर्स इशू होते हैं, ठीक है, शेयर से डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स का रास्ता कैसे बनता है। अगर कंपनी के अंदर शेयर्स इशू होते हैं, यार तू पहले उछल ले, हाँ, तो इन दैट केस क्या होगा ना कि यार कोई भी कंपनी अपने आप डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स इशू नहीं करती है, वो शेयर्स ही इशू करती है, ठीक है, DR इशू नहीं होता। ये समझ में आ गया। अब मुझे लेकिन चाहिए डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, मैं चाहती हूँ मैं डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स बांटूँ ताकि लोग मुझे पैसा दें, तो मैं क्या करूँगी, मैं अपने शेयर्स अपने ही कंट्री के किसी डिपॉजिटरी के पास होल्ड करवा दूंगी, जितने अमाउंट ऑफ रिसिप्ट्स मुझे इशू करने हैं। मान ले मैंने शेयर्स इशू किए तो 10 लाख के, जिसमें से 1 लाख के मेरे को डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स चाहिए, राइट। तो मैं अपने कंट्री का डिपॉजिटरी कौन सा है, NSDL या CDSL, है ना, ये सुने हुए हैं हमने, इनके पास मैं अपने शेयर्स इशू होल्ड करवा दूंगी। तो 1 लाख के मैं डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स इशू करने वाली हूँ, तो ये होल्ड कर ले, ठीक है। ये वाला बंदा आउटसाइड इंडिया के डिपॉजिटरी के साथ बात करेगा और उसको बोलेगा कि देख मैंने इस कंपनी के इतने शेयर्स फिक्स किए, तो इतने ही अमाउंट के ADR या GDR इशू कर दे। इस ADR और इस GDR की खुद की कोई वैल्यू नहीं है, ये ADR या ये GDR की वही वैल्यू होगी जो इस शेयर से डिराइव होगी, जो इसकी पैसे वो इसके पैसे। आया। अब ये ADRs या ये GDRs आउटसाइड डिपॉजिटरी ने इशू किए, यहाँ से पैसा इसने होल्ड किया इंडियन डिपॉजिटरी ने आउटसाइड वाले को फ़ोन कर दिया कि देख भाई यहाँ पर इसका पैसा शेयर्स मैंने जब्त कर लिए हैं, तो उतने ही इक्विवेलेंट शेयर्स का डिपॉजिटरी रिसिप्ट इशू कर। उसने बाहर इशू किया, जब वो बाहर इशू किया तो ये होगा जहाँ पर भी है वो डॉलर्स डिनोमिनेटेड या वो जो भी होता है पॉन्ड्स डिनोमिनेटेड या जो भी वॉट एवर करेंसी दैट इज़, ठीक है, उस करेंसी में तुम्हारे इशू हो जाएंगे। आया। अब जब ये बाहर चले गए हैं तो बाहर से मैं पैसा इनके तौर पे ला सकती हूँ, तो मैं किसी इंसान को ADR इशू करूँगी, वो इंसान मुझे उसके बदले पैसे दे देगा फॉरेन करेंसी में, इसलिए ही ये फंडिंग सिर्फ फॉरेन फंडिंग है। आया, राइट। तो ये वही है, इंडियन कंपनी आउटसाइड इंडिया जब शेयर्स इशू करती है, वो इशू करती है ऑलवेज इन द फॉर्म
ऑफ ईदर ADRs और इन द फॉर्म ऑफ GDRs। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पर यूरो इक्विटी क्यों बोला है, ये बस आउटसाइड इंडिया जब शेयर्स इशू हो रहे हैं, उन्होंने यूरो इक्विटी इन द सेंस ऐसे बोल दिया कि यूरोप इज यूरोप, राइट, तो उस हिसाब से एक बोल दिया, और बाकी उन्होंने बोला इट कैन बी इशूड इन द फॉर्म ऑफ अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स एज वेल और ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स एज वेल, राइट। तो ये मेन वही हुआ कि जब तुम आउटसाइड इंडिया फॉरेन फंडिंग लेकर आओगे तो दो फॉर्म में लाओगे, या तो इक्विटी या तो डेट। ADR GDR इक्विटी के फॉर्म्स हैं, और बाकी हम वो FCCB FCEB ये सब देखेंगे, वो डेट के फॉर्म्स होंगे। आया, सेट है। तो जब हम मतलब आउटसाइड डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स इशू करेंगे ADR GDR, तो वो फॉरेनर सब्सक्राइब करेंगे उसको। हाँ, ठीक है, तो फिर हमें मनी मिलेगा, है ना? हमें मनी मिलेगा, वो फॉरेन करेंसी में मिलेगा, हमारे हिसाब से हमें उसको चेंज करवाना नहीं करवाना। मान ले मुझे पैसे यूज़ करने हैं, मुझे आउटसाइड इंडिया की कोई प्रोजेक्ट है, तो मैं ADRs इशू करूँगी, फंड रेज करूँगी और फिर उसको बाहर यूज़ कर लूँगी। लेटर ऑन हाउ एम आई यूजिंग दोज फंड्स इज एट माई डिस्पोजल, कि आई हैव टू, बस यू हैव टू डिस्क्लोज इट ऑफ कोर्स कि आप क्या यूज़ कर रहे हो, बट आपको आपकी मर्जी होती है। नहीं तो फिर ये आपने ये बोला ना कि यूरो, ये इक्विटी होगा ना, ये शेयर्स और हम ये और ये लोन है जो हम लेंगे। हाँ, तो इसमें क्या अंतर है, इसमें क्या अंतर है? ये वही है, इक्विटी यानी कि ADR या GDR। ये सिर्फ शेयर्स और सिक्योरिटीज में वो होगा, डील करेगा, और ये सिर्फ लोन्स में डील हाँ, ये FCCB तुमने सुना ना, बॉन्ड्स, FCCB है ना लास्ट में, B इज बॉन्ड। ठीक है, पक्का ना, कुछ ऐसा डाउट है बता। श्योर है ये? अरे ये पूरा वो CMSL के चैप्टर्स थे ना सारे, तब हमने बहुत ही पढ़े थे। यहाँ तक क्लैरिटी है। अब एक चीज़ और जो नहीं है यहाँ पर, अगर तभी भी डिस्कस कर लेते हैं, जो इसके आ रही होगी दिमाग में, IDR क्या होता है ना, एक होता है, हाँ, IDR भी होता है। ठीक है, अगेन अब इसका अगर तू उल्टा करे कि मान ले कोई फॉरेन की कंपनी है, ठीक है, वो पैसा रेज करना चाहती है इंडिया में आके, ठीक है, वो इंडिया में आके रेज करना चाहती है, अगेन वो अपने डिपॉजिटरी के पास जाएगी, वो डिपॉजिटरी आउटसाइड इंडिया वाली डिपॉजिटरी हमारी डिपॉजिटरी के पास आके बोलेगी इसके शेयर्स ब्लॉक करे हुए हैं मैंने, NSDL या CDSL, और ये डिपॉजिटरी इंडिया में आकर IDR इशू करेगी। हम लोग यहाँ पर बैठे बैठे फॉरेन कंपनी के शेयर्स ले सकते हैं बाय वे ऑफ एन IDR। आया, तो इंडिया वाले रुपीज़ देते, फिर IDR होंगे ऑफ कोर्स रुपी डिनोमिनेटेड, और जो भी पैसा हमने दिया है ये लोग कन्वर्ट करवा कर बाहर लेकर जाएंगे। आया, तो इस वक्त फॉरेन फंडिंग दो टाइप की है, ADR GDR। हम जब बाहर से पैसा लेना चाहते हैं, तो अमेरिका से पैसा लेना चाहते हैं तो ADR दे देंगे, और कहीं से पैसा लेना चाहते हैं तो GDR ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट दे देंगे। तुम हमें तुम्हारी कंट्री के पैसे दो, हमारी मर्जी है, हम उसको कन्वर्ट करवा के यूज़ करेंगे या बाहर यूज़ करेंगे, जो भी है, बाकी का काम हमारा होगा, राइट। इंडिया से कोई पैसा लेने आता है तो हम अगेन डॉलर्स कन्वर्ट करवा के नहीं दे पाते, क्यों? क्योंकि हमारे पास वैसे ही डॉलर कम है, राइट। सो वी गिव देम द रुपीज़। ठीक है, होता है, लोग डॉलर्स में भी इन्वेस्ट करते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, पर IDR के तौर पर हम उनको रुपीज़ देंगे, वो लोग कन्वर्ट करवा के अपने पास यूज़ करेंगे। आया, ठीक है, ये भी पढ़ा ना, यूरो डेट वाला भी पढ़ लो। डेट रेज्ड फ्रॉम इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट बाय कंप्लाइंग regulations of the respective country of which capital market is assessed and known as Eurodebt. Eurodebt can be issued in the form of ECB, FCCB, FCEB, whatever. ठीक है, डन है। तो हम जब बाहर जाते हैं, उनके उस कंट्री के रूल्स फॉलो करके उनसे लोन लेकर आते हैं, उसको कहेंगे यूरोडेट। ठीक, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इन इंडिया। अब इशू ऑफ ADR GDR ये सारे क्या है, रेगुलेटेड इन द फॉलोइंग रेगुलेशंस इन इंडिया। इंडिया के अंदर क्या लॉज है जो इन पर एप्लीकेबल हो रहे हैं, यही पहले तो FCCB का उसके हिसाब से जो हमारे रूल्स हैं, फिर FCEB के स्कीम के हिसाब से रूल्स हैं, डिपॉजिटरी रिसिप्ट का स्कीम है, नोटिफिकेशंस हैं, कंसोलिडेटेड FDI पॉलिसी। कंसोलिडेटेड FDI पॉलिसी क्या है? ये सब ऊपर वाला सब सुना है, हल्का फुल्का ऐसा समझ में आ रहा है, नाम से क्या बोलता होगा? कौन सा नहीं आया? पूरा क्यों नहीं आया? नोटिफिकेशंस इशूड बाय मिनिस्टर ऑफ, ये सब कुछ पढ़ा नहीं है वैसे। पढ़ा नहीं है, नहीं ये पढ़ा नहीं है ऐसे, पर अगर जैसे तू वो पढ़ती है इसके
आइज जब एग्ज़ाम देने से पहले पढ़ती है ना अमेंडमेंट्स क्या होते हैं, वो नोटिफिकेशन, हाँ वही है। ठीक है। कंसोलिडेटेड एफडीआई पॉलिसी क्या हुआ, जो हमने एफडीआई का पूरा चैप्टर था सीएमएसएल के अंदर, उसके अंदर पता है अलग अलग सेक्टर लिखे हैं, सेक्टर स्पेसिफिक होता है कि आप इस एरिया में इतना सेक्टर तक इन्वेस्ट कर सकते हो, डिफेंस में इतना ही अलाउड है, मीडिया में कम अलाउड है, राइट, रियल एस्टेट में इतना अलाउड है, टाउनशिप्स में पूरा नहीं अलाउड है, ऐसा कुछ था। ये सब जो लिखा है ना वो कहाँ लिखा है, इसमें कंसोलिडेटेड एफडीआई पॉलिसी में। ये एफडीआई किस हिसाब से अलाउड होता है और किस हिसाब से नहीं। अरे उसके बाद हमारा आरबीआई सर्कुलर रेगुलेशंस हैं, कंपनीज एक्ट हैं, रूल्स हैं, और सेबी के एलओडीआर रेगुलेशंस हैं। ठीक है। तो जब भी एक बाहर से पैसा हम इशू करते हैं बाय वे ऑफ एडीआर, जीडीआर, एफसीसीबी, एफसीईबी, उस पर ये सारे रूल्स कोई ना कोई तरीके से एप्लीकेबल हो सकते हैं। ठीक है। हाँ, अब यूरो इशू में उन्होंने क्या बोला, यूरो इशू में means mode of raising funds by a Indian company outside India in foreign currency. There are different modes of euro issue which are depository receipts, या तो foreign currency convertible bonds या foreign currency exchangeable bonds। अब यही सारी चीज़ तो आगे आई जाएगी ना। तो अब डिपॉजिटरी रिसिप्ट इशू किए तो एडीआर इशू कर सकते हो या जीडीआर इशू कर सकते हो। एडीआर होगा तो फ्रेश होगा या एग्जिस्टिंग शेयर्स होगा, यानी कि एफपीओ या आईपीओ, वट एवर, अगेन फ्रॉम यूरो मार्केट या फ्रॉम यूएस मार्केट, वट एवर। डन है। डिपॉजिटरी रिसिप्ट स्कीम 2014, ये भी नॉट इम्पोर्टेंट लग रहा है मुझे, खाली इतना ये पैराग्राफ जो ये वाला है, क्योंकि मेन आएगा एडीआर जीडीआर के बाद से ही है ना। इसमें तो सिर्फ इंट्रो ही है कि भाई होता है। इसको एक बार थोड़ा उसको ऊपर से रीड कर लो ना, डिपॉजिटरी रिसिप्ट स्कीम 2014 को कर ही लो, खत्म ही हो जाएगा। डिपॉजिटरी रिसिप्ट इज नथिंग बट जो मैंने एक्सप्लेन किया, उसके अलावा कुछ नहीं होएगा आई थिंक यहाँ पे। सेम ही है ना, कुछ ऐसा नया नहीं था ना। ये समझ आना तभी शुरू होता है जब पैर ऊपर चढ़ जाते हैं। चलो, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स और एडीआर एंड जीडीआर। अब यहाँ पर टिपिकली कंपनीज इन इंडिया इशू सिक्योरिटीज इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स वाया ये अमेरिकन और ग्लोबल, or foreign currency convertible bonds, while ADR and GDR are equity instruments, FCCB is a convertible debt instrument, right? Now the GDR हाँ ठीक है, while ADR हाँ ठीक है, यहाँ से शुरू करते, ये भी ऐसे ही है, प्रोविजंस भी ऐसे ही है ना, प्रोविजंस अंडर कंपनीज है, ये भी ऐसे ही होगा, यहाँ FCCB ही है फिर सीधा। बस ये है सेक्शन 41 स्पेशल रेजोल्यूशन, company member passing special resolution in general meeting issued depository receipts in the foreign country in such a manner and subject to such conditions। सिर्फ इसमें यही पॉइंट है, एक ही काम का है ना। हाँ जी, लास्ट टाइम भी हमने ये सिर्फ एक ही पॉइंट किया था सीएमएसएल में। वैसे जैसे मैं भजन करने वाली हूँ अभी थोड़ी देर में, जिस हिसाब से मेरा हुलिया हो रखा है। एफसीसीबी क्या होता है, सब पढ़ा है हमने, शाबाश। होता क्या है, किसमें, इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो सकता है। एफसीसीई थोड़ा सा मुझे याद है कि ऐसे कंपनी के आगे ऐसे कुछ था, थोड़ा भूल गई। जो फॉरेन करेंसी में ही होता है, उसी में इशू होता है और इसी में कन्वर्ट हो सकता है। और क्या इस पे याद किया, बहुत सारे पड़ा है। जब भी एक कंपनी बॉन्ड्स इशू करती है, यानी कि लोन्स डेट लेती है, राइट, बॉन्ड्स इशू कर रही है, ये जो बॉन्ड्स हैं ये नथिंग बट अ डेट इंस्ट्रूमेंट है, राइट, है ना। इस डेट इंस्ट्रूमेंट के थ्रू उसको मनी मिल रहा है बाहर से,
ठीक है, फंड्स मिल रहे हैं बाहर से, और जब वो फंड्स मिल रहे हैं तो कंपनी अगेंस्ट द मनी और द फंड्स रिसीव्ड इशू कर रही है FCCB। ये FCCB ऐसा कहते हैं कि फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड हैं। पहली बात तो ये कि जो पैसा है वो सारा का सारा आपको फॉरेन करेंसी में मिलेगा। दूसरी बात, कन्वर्टेबल हैं। अगेन कन्वर्टेबल मतलब इनटू इक्विटी, जो तूने बोला बस, राइट। बट ये ऑफ कोर्स एक डेट है, तो इसका मतलब ये जो है पूरा का पूरा ये मोस्टली ऑप्शनली कन्वर्टेबल होता है कि अगर आप चाहो तो इसको इक्विटी में कन्वर्ट करवा सकते हो, नहीं तो ये बॉन्ड्स एज रिक्वायर्ड रिडीम हो जाएंगे। ठीक है, मैच्योरिटी पे या तो हम फॉरेनर्स को मतलब हाँ। इन्वेस्टर्स को ये बोलेंगे कि इधर मनी ले लो या हमारी कंपनी के इक्विटी शेयर्स ले लो। ठीक डन है। अब FCEB जो है उसमें सिर्फ एक ही फ़र्क है कि अगेन एक कंपनी है, बॉन्ड्स इशू करती है, मनी लेती है, मनी के बदले उसको FCEB देती है, सब कुछ ठीक है। अगेन फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड होगा, पर एक्सचेंजेबल बॉन्ड्स का मतलब क्या होगा कि अगेन आपको इक्विटी मिलेगी, पर आपको जो इक्विटी मिलेगी वो इस कंपनी की नहीं होगी, सर्टन अदर ग्रुप कंपनी की इक्विटी होगी। ठीक है, आया समझ। फॉर एग्जाम्पल एक कोई कंपनी है कुछ XYZ लिमिटेड, उसकी ग्रुप कंपनी या उसकी होल्डिंग या कोई ऐसी कंपनी है जो है रिलायंस, राइट। तो XYZ लिमिटेड को तो कोई नहीं जानता, तो कोई भी इंसान जब उस XYZ को पैसे दे रहा है तो बोल रहा है कि यार तो मेरे को FCCB, अगर मान ले वो FCCB इशू कर रहा है तो तो मेरे को FCCB इशू कर रहा है, मैं तेरे को लोन दे दूँ यार, कल को तो इसके बदले कुछ डिबेंचर में किसी और कंपनी में इन्वेस्ट कर देता हूँ, मैं तेरे FCCB में क्यों इंटरेस्टेड होऊंगा, मुझे तेरी कंपनी का इक्विटी चाहिए ही नहीं, आई डोंट इवन नो यू, मेरा पैसा तो इन्वेस्टमेंट पर्पस ही था ना, इक्विटी में डालने से तो मेरा फ़ायदा कुछ होगा नहीं क्योंकि आई डोंट नो यू, आई डोंट ट्रस्ट योर वर्क। तो उसने बोला अच्छा ठीक है, माई होल्डिंग कंपनी इज़ रिलायंस, डू यू ट्रस्ट रिलायंस इज वर्क, तो बोलता है हाँ वो चलेगा। तो बोलते हैं फिर हम आपको FCEB इशू करते हैं, तुम हमें लोन दो, कल को जब इक्विटी में कन्वर्ट करवाना होगा ना तो तुम्हें हमारे कंपनी की इक्विटी नहीं रिलायंस की इक्विटी मिलेगी। आया, तो दैट इज़ फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड्स। डन। अब सारा इन्होंने वही गाना गाया है, पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है। फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स और ऑप्शनली कन्वर्टेबल बॉन्ड्स इशूड इन अ करेंसी अदर देन इंडियन रुपीस, ठीक है, ऑप्शनली कन्वर्टेबल हैं। A convertible bond is a mix between a debt and a equity instrument. It acts like a bond by making regular coupon and principal payments. Coupon माने इंटरेस्ट and principal payments. तो रेगुलर वो लोग पेमेंट करते रहते हैं कूपन और प्रिंसिपल का। But these bonds also give the bond holders the option to convert the bond into shares at the expiry the term of the bond. Of the term होगा शायद, एक्सपायरी ऑफ दी ऑफ होगा ना यहाँ पर। ग्रामर भी हमारे करते रहते हैं बीच में। ठीक है, उसके अलावा the FCCBs are unsecured, carry a fixed rate of interest and an option for conversion into fixed number of equity shares of the issuer company. Interest and redemption price भी है। If conversion option is not exercised, it is payable in dollars. FCCB shall be denominated in any freely convertible foreign currency. However, it must be kept in mind that FCCB issue proceeds need to conform to ECB and use requirements. हाँ ठीक है, आपको बेसिक ECB रूल्स भी फॉलो करने ही है। कुछ ऐसा जो नहीं समझ में आया इसके अंदर, पक्की बात है ना, श्योर है। उसके बाद अपार्ट फ्रॉम द पॉलिसी ऑफ ECB, इशू ऑफ FCCB इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू एडहर टू FEMA रेगुलेशंस एंड इन अकॉर्डेंस विद द स्कीम। ये सारे रेगुलेशंस भी, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स के रेगुलेशंस भी, तो आपको सारे रूल्स फॉलो करने हैं, सीधी सीधी बात। Foreign investors also prefer FCCB because of the dollar-denominated servicing, the conversion option, and the arbitrage opportunities presented by the conversion of FCCB into equity at a discount on prevailing Indian market price. Right? तो आपको इन्होंने को सबसे अच्छा वही लग रहा है कि देख हमने तो दिया क्या, फॉरेन करेंसी, हमने लोन, उसके लिए हमें रेगुलर नॉर्मल पेमेंट्स भी होते रहे, इंटरेस्ट भी मिलता रहा, और बाद में हमें वही नॉर्मल फॉरेन करेंसी देने पर हमें शेयर्स भी मिल गए इंडिया के, राइट। तो उनके लिए मतलब इनकरेजिंग है, अच्छी बात है कि ऐसा हो सकता है, राइट। उसके बाद तुम्हारा अगला क्या है,
In addition 25% of the SCCB proceeds can be used for general corporate restructuring. अच्छा ठीक है, इसमें सिर्फ इतना बोला हुआ है कि अगर आप मान लो FCCB इशू करते हो तो वो आप बेसिक कंपनी के लिए तो यूज़ कर रहे हो, जो भी ऑब्लिगेशंस होगा उसके लिए तो यूज़ कर रहे हो। उसके अलावा वो याद है कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग दूसरा वाला किताब, उसमें इंसॉल्वेंसी के पहले कुछ होता है कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, जहाँ पर हम कंपनी को वापस खड़ा करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपने कोई भी फंड यूज़ किए हैं, इशू किए हैं, और अगर आपको कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के लिए यूज़ करना है उनको, तो आप कर सकते हो, बट अप टू 25%। ठीक है, ये बस ये आउट ऑफ नोवेयर एक इन्फॉर्मेशन दे दी है, राइट। उसके बाद तुम्हारा द मेजर ड्रॉबैक ऑफ FCCB आर दैट द इशूइंग कंपनी कैन नॉट प्लान, ये रहने दो, कट कर दो, इसका कोई सेंस नहीं बन रहा है। कैन नॉट प्लान इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर, नहीं है, कुछ है नहीं, मेरे को भी नहीं पता लगा, वैसे भी नहीं। बेनिफिट्स टू द इशूअर कंपनी क्या होगा, हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट इशू कर लिए उसने, द कूपन रेट ऑन FCCB इज पर्टिकुलरली लोअर, क्या मतलब समझ आया, इंटरेस्ट रेट कम होता है, ठीक है, कम देना पड़ता है क्योंकि वो है कन्वर्टेबल है, लोअर देन द डेट इंस्ट्रूमेंट देयर बाय रिड्यूसिंग द डेट फाइनेंसिंग कॉस्ट, एक ही हो गया। FCCBs आर बुक वैल्यू एक्रेटिव ऑन कन्वर्जन, यानी कि जिस उस टाइम पर जो भी शेयर्स का प्राइस होगा उस टाइम पर आप उसी पे ही आपका कन्वर्जन होगा, ऐसा आपको ज़्यादा पैसे पे या डिस्काउंट पे देने की ज़रूरत नहीं है। इट सेव्स रिस्क ऑफ इमीडिएट इक्विटी डाइल्यूशन एज इन केस ऑफ पब्लिक शेयर्स, एक ये अलग अलग पॉइंट्स होते हैं, ये कनेक्टेड नहीं हुआ। इट सेव्स रिस्क ऑफ इमीडिएट इक्विटी डाइल्यूशन, मतलब मेरे को बाहर से पैसा चाहिए, मैंने फटाफट शेयर्स इशू कर दिए तो इक्विटी डाइल्यूट हो गई। पर अगर मैं डेट इशू करूँ, आराम से 3-4 साल देखूँ कि हाँ चलो मेरे पास पेमेंट आ रही है, मेरा काम हो रहा है, तो एवरीबडी विल बी रेडी कि अच्छा हाँ कन्वर्टेबल बॉन्ड्स इशू हुए हैं तो कल को इक्विटी मिलने वाली है इनको, तब इक्विटी डाइल्यूट होगी। तो एकदम से नहीं होता है, आराम आराम से होता है, तो आपको इमीडिएट इक्विटी डाइल्यूशन नहीं होता है। आया समझ? Unlike debt, FCCB does not require any rating nor any covenant like security cover etc. मतलब वो क्रेडिट रेटिंग ये वो कुछ नहीं चाहिए होता है इनको, ठीक है, ना ही वो कोई सिक्योर्ड भी नहीं होता ना, स्टार्टिंग में उन्होंने बोला कि अनसिक्योर्ड होता है। उसके बाद इट कैन बी रेज्ड विद इन अ मंथ, वाइल प्योर डेट टेक्स अ लॉन्गर पीरियड टू रेज, टाइम लगता है उनको इशू करने में, बिकॉज द कूपन इज लो एंड द यूजली पेबल एट द टाइम ऑफ रिडीमिंग द इंस्ट्रूमेंट, द कॉस्ट ऑफ विद होल्डिंग टैक्स इज ऑल्सो लोअर फॉर FCCB कंपेयर्ड विद अदर ECB इंस्ट्रूमेंट। ये पता नहीं फ़ायदा कैसा है, इन्होंने बोला क्योंकि इंटरेस्ट कम है तो आप कमा कम रहे हो तो टैक्स कम देना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। ये यहाँ पर उन्होंने कॉस्ट ऑफ विद होल्डिंग टैक्स क्यों लिखा है, क्योंकि जब भी अब आपको अगर शेयर्स मिलते हैं और आपको इंटरेस्ट मिलता है या आपको डिविडेंड मिलता है तो आपका टैक्स कट के आपको पैसा आता है, TDS कटता है, सुना है ना अभी अपने TDS, तो TDS इज़ नथिंग बट विद होल्डिंग टैक्स, ठीक है, क्योंकि टैक्स वैसे भी आपकी जेब से जा रहा है, कंपनी की जेब से नहीं जा रहा है। तो इन्होंने बोला कि कंपनी को भी कम टैक्स काटना पड़ता है, और बाद में इन बेनिफिट टू इन्वेस्टर में भी होगा कि आपका कम टैक्स पे करना पड़ता है। आया? उसके बाद इट हैज़ द एडवांटेज ऑफ बोथ इक्विटी, अच्छा सॉरी बेनिफिट टू द इन्वेस्टर्स में पहला पॉइंट, इट हैज़ द एडवांटेज ऑफ बोथ इक्विटी एंड डेट, इट गिव्स द इन्वेस्टर मच ऑफ द अपसाइड ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी एंड द डेट पोर्शन प्रोटेक्ट्स द डाउन साइड, assured return on bond in the favor of fixed coupon rate payments, ability to take advantage of price appreciation in the stock, है ना, मैंने डेट लिया हुआ है, प्राइस बढ़ रहा है धीरे धीरे, तब मेरे को ज़्यादा पे मिल जाएंगे आराम से, मैंने अभी तो कम ही पैसे दिए थे ना, और मेरे को वही वाले शेयर्स मिल जाएंगे इसी प्राइस पर, राइट, by means of warrants attached to the bonds which are activated when price of stock reaches a certain point। ये नहीं पता मेरे को, warrants attached to bond थोड़ा सा वो है, बाकी इसका आएगा ना चैप्टर पूरा हाँ फिर करेंगे। सिग्निफिकेंट यील्ड टू मैच्योरिटी इज गारंटीड एट मैच्योरिटी, आपको इंटरेस्ट सारा मिल जाएगा, ठीक है, और लास्टली लोअर टैक्स लाइबिलिटी एज कम्पेयर टू प्योर डेट इंस्ट्रूमेंट्स ड्यू टू लोअर कूपन रेट। चलो शाबाश बोल रहे, तुमने कम कमाया ना तो कम टैक्स देना पड़ेगा, ठीक। अभी ये है, उसके बाद ये स्कीम 1993, ये रहने दो अभी के लिए क्योंकि ये वो है थोड़ा मिसलीडिंग है, वो वहाँ पर आएगा तो पढ़ लोगे प्रॉपर, ठीक है। फिर तुम्हारा FCEB है, FCEB में इंडियन प्रमोटर्स कैन रेज मनी अब्रॉड बाय इशूइंग फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स अगेंस्ट द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन द शेयर्स ऑफ लिस्टेड ग्रुप कंपनी। आया समझ?
हम जो बोले थे FCEB कि आपको ग्रुप कंपनी के शेयर्स मिलते हैं, बोला वही है, बस उन्होंने अच्छी तरह से नहीं बोला, उनको तमीज़ नहीं है बात करने की। ठीक है, डन। द इशू ऑफ दीज बॉन्ड्स हेल्प द प्रमोटर टू मीट द फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट विद इन द ग्रुप। ये समझ आया है ना? छोटी छोटी ग्रुप कंपनीज को लगा कि चल तू ऐसा, तू पैसा रेस कर, मैं खड़ा है, ऐसा। ठीक है, इशू ऑफ फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड्स आर गवर्न्ड बाय ये वाली स्कीम, FCEB की स्कीम, बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। बढ़िया। नेक्स्ट यू हैव व्हाट इज FCEB। चलो, अकॉर्डिंग टू इशू ऑफ फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड स्कीम, FCEB मीन्स अ बॉन्ड एक्सप्रेस्ड इन फॉरेन करेंसी, principal interest in respect of which is payable in foreign currency, issued by an issuing company, subscribed to a person residing outside India, exchangeable into equities shares of another company। पूरा आ गया समझ? being offered company in any manner either wholly or partly or in basis of any equity related warrants attached to the debt instruments। वारंट्स अटैच टू डेट इंस्ट्रूमेंट्स मतलब वही कि आपका वारंट एक तरीके से आपकी राइट हो गई कि आपको कल को इसी डेट इंस्ट्रूमेंट के बदले यू हैव द राइट टू गेट इक्विटी, है ना? द FCEB में बी डिनोमिनेटेड इन एनी फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन कंपनी करेंसी होगा। ठीक। उसके बाद तुम्हारा पार्टीज ऑफ FCEB, इशूअर कंपनी होगी, द कंपनी ऑफर्ड कंपनी एंड इन्वेस्टर। ऑफर्ड कंपनी वो जिसके में शेयर्स कन्वर्ट होने वाले हैं। ठीक है, डन डन डन। एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक रीड कर लेना, आगे आ जाते हैं। FPI है, फिर सिक्योरिटाइजेशन, हो जाएगा है हमारे पास टाइम। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स, अभी ECB क्या थे? लोन्स फ्रॉम फॉरेन कंट्री। हाँ, फॉर व्हाट पर्पस? कमर्शियल, है ना? ठीक है, ऑलवेज कमर्शियल पर्पस। बढ़िया। तो हम जब आउट ऑफ इंडिया लोन लेते हैं फॉर कमर्शियल पर्पस, फॉर कॉर्पोरेट पर्पस, तो वो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स हुई। तो ये अगेन वही रेज्ड बाय एलिजिबल रेसिडेंट एंटिटीज़ फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड नॉन रेसिडेंट एंटिटीज़। ये सारा एग्जैक्टली लिखा हुआ है, सही बोल रही थी, एग्जैक्टली लिखा हुआ है। एलिजिबल रेसिडेंट एंटिटीज़, इंडिया के अंदर कोई भी इंसान इधर उधर से ECB रेज नहीं कर सकता। ठीक है, यू हैव टू बी अ एलिजिबल रेसिडेंट एंटिटी टू रेज ECB। ठीक है, बाहर से भी जो इंसान आपको पैसा दे रहा है वो भी रिकॉग्नाइज्ड होगा, कि यहाँ से तरह आएगा पूरा कि जो रेस कर रहा है वो एलिजिबल है, जो बाहर से पैसा दे रहा है वो रिकॉग्नाइज्ड है। कोई भी बंदा लेगा नहीं, कोई भी बंदा देगा नहीं। एंड शुड कन्फर्म टू द पैरामीटर सच एज मिनिमम मैच्योरिटी, परमिटेड एंड नॉन परमिटेड एंड यूजेस, ये भी दिए हुए हैं। मिनिमम मैच्योरिटी जब भी आप ECB रेस करते थे ना, तो प्रॉपर दिया होता है कि इस काम के लिए रेस कर रहे हो तो इतने टाइम का 5 साल का लोन तो होना ही चाहिए। याद है, पूरा लंबा चौड़ा, हाँ पूरा लंबा टेबल था। ठीक है, जिसके अंदर स्पेसिफिकली मान लो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है तो कम से कम 3 साल का तो लोन होना ही चाहिए। तो वर्किंग कैपिटल तो छोटी सी चीज़ है, मैं साल में पैसा लौटा सकती हूँ, फिर भी उन्होंने 3 साल का मेच्योरिटी पीरियड दिया। क्यों? ताकि इंटरेस्ट बढ़ता रहे और आप एनकरेज हो कि इंडिया से लोन ले लो, ऐसा। तो देयर वर वेरियस वेज इन विच दे टोल्ड अस कि भाई ऐसा करना है, वैसा करना है। तो ECB अगर आपको रेस करना है तो उन्होंने सारे बोले हुए हैं, एलिजिबल रेसिडेंट से यूज़ करो, रिकॉग्नाइज्ड बंदे से पैसा लो, शुड कन्फर्म टू द पैरामीटर्स लाइक मिनिमम मैच्योरिटी 3 साल 5 साल वट एवर इट इज़। उसका यूज़ आपको क्या करना है वो भी बोला हुआ है, परमिटेड एंड नॉन परमिटेड एंड यूज़। पैसा जो मैंने रेस किया है वो सिर्फ कमर्शियल पर्पस यूज़ होगा ना, तो सिर्फ कमर्शियल में यूज़ करना है। उसमें भी कुछ चीज़ें हैं जो उन्होंने बोली थी। एंड मैक्सिमम ऑल इन कॉस्ट सीलिंग एक्सेट्रा, कि ECB रेस करने में आपका खर्चा कितना आया, वो पूरे का कितना % तक का खर्चा अलाउड है। एंड लास्टली द पैरामीटर्स अप्लाई इन टोटलिटी एंड नॉट ऑन स्टैंड अलोन बेसिस। और ये सारे पैरामीटर्स मतलब ये पूरी लाइन आपस में एक साथ एप्लीकेबल होती है, कि इसमें से कोई भी एक चीज़ नहीं हुई तो आप ECB रेस नहीं कर पाओगे। आया? उसके बाद तुम्हारा मीनिंग ऑफ ट्रैक 1 एंड ट्रैक 2 फॉरेन करेंसी ECB एंड ये क्या कर दिया इन्होंने, ECB फ्रेमवर्क। अब ना ये प्रॉपर जो डब्बा दिया है ना तुझे, इस बॉक्स में ना इन्होंने प्रॉपरली ऐसे बोला हुआ था
कि देख ECB है, आप जब बाहर से लोन ले रहे हो, ठीक है, कोई बॉन्ड्स थोड़ी दे रहे हो बाहर, उनको नहीं दे रहे हो ना, आपने लोन ही लिया है। तो जब हम बॉन्ड्स दे रहे थे तो हमने ऐसे बोला था। अब ये अलग चीज़ है, इवन इफ बोथ आर बोरोइंग्स बोथ आर डेट येट द वे इज डिफरेंट। दिस अगर तो ऐसे बोलूँ मैं, दिस इज लाइक इशूइंग अ डिबेंचर, दिस इज लाइक टेकिंग अ लोन फ्रॉम बैंक, ठीक है। तो तूने यहाँ पे बॉन्ड दे चुकी है, तूने यहाँ पर लोन लिया, एक्सटर्नली तूने लोन लिया फॉर कमर्शियल पर्पस, राइट। अब है ना, ये जो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग है ये दो तरीके से हो सकता है। इट कैन बी फॉरेन करेंसी i.e. हाँ फॉरेन करेंसी, और इट कैन बी इंडियन करेंसी, ठीक है। इसका मतलब जो तुम पैसा लोन ले रहे हो वो इंडियन करेंसी डिनोमिनेटेड, इंडियन रुपीस में भी पैसा आ सकता है तुम्हारे पास, और फॉरेन करेंसी में भी पैसा आ सकता है तुम्हारे पास। अगर तुम इंडियन करेंसी में ही पैसा ले रहे हो तो वो बोलते हैं फिर इंडिया से ही ले लेते, बाहर जाकर इंडियन करेंसी में पैसा ले ही क्यों रहे हो, ये क्या बुद्धि चल रही है तुम्हारी, राइट। एक उन्होंने वहाँ पर क्वेश्चन किया, और दूसरा उन्होंने बोला कि अगर तुम्हें फॉरेन करेंसी में लोन लेना है तो ना यूजुअली या प्रैक्टिकली ऐसा होना चाहिए कि तुम पैसा बाहर ही यूज़ करने वाले हो। मैंने डॉलर्स में पैसा लिया, वो पैसा मैं बाहर ही, अमेरिका या जहाँ पर भी, मैं वहीं पर ही यूज़ करने वाली हूँ फॉर एग्जांपल, तो बेटर है मैं बाहर से पैसा लूँ, उसको कन्वर्ट करवा के इंडिया में लेकर आऊँ, जब रीपे करूँगी तो वापस रुपी को कन्वर्ट करके डॉलर में करूँ, फिर उसके बाद वापस रीपे करूँ, तो मेरा पैसा जितना मुझे लौटाना होगा इंटरेस्ट रेट के हिसाब से, उसके बदले भी तो रेट बढ़ गया होगा डॉलर का, तो मेरे को ज़्यादा पैसा लौटाना पड़ेगा, ये भी है। तो यूजुअली इट इज़ एनकरेज्ड कि बाहर पैसा यूज़ हो, प्रैक्टिकल, नॉट थियोरेटिकली नहीं है ऐसा कहीं लिखा होगा, पर फॉरेन करेंसी आप तब लेते हो जब बाहर से पैसा बाहर ही यूज़ होने वाला है, और इंडियन करेंसी में तुम्हें इंडिया में ही यूज़ करना होगा पैसा, ठीक है। पर तुम्हें मिल रहा होगा सस्ता लोन, ऐसा है कई जगहों पर, ठीक है, डन है। यहाँ पर लोन 6-7% है, 25%, 12% तक भी जाता है, बाहर 2-2% भी है, डन। अब ये तब उन्होंने करेंसी ऑफ बोरोइंग उन्होंने दो तरफ से बोला, फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ECB भी हो सकते हैं, इंडियन करेंसी डिनोमिनेटेड ECB भी हो सकते हैं, ठीक है। अब करेंसी ऑफ बोरोइंग एनी फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी, ठीक है। अगर फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी है तो एक्सचेंज का रिस्क जो है कि एक्सचेंज का रेट बढ़ जाएगा, वो किस पर आया, इंडिया पे, है ना। आ गया, समझ आ गया, बस ये मेन ये समझना था। इंडियन रुपी होगा तो एक्सचेंज का रिस्क किस पर आएगा, उन पे, ठीक है। जिस करेंसी से शुरुआत होगी उसी करेंसी से एंड होगा, तो हम फॉरेन करेंसी में लोन लेंगे तो देना भी फॉरेन करेंसी में पड़ेगा। अगर तुम इंडिया लाके उसको एक्सचेंज करवाते हो तो तुम्हारी गलती है, फिर तुम देखो निपटो क्या करना है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो चलो, ये फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड में पहला उन्होंने बोला फॉर्म्स ऑफ ECB, कि अगर आप बाहर से लोन ले रहे हो तो किस किस तरीक़ों से ले रहे हो। तो लोन्स इंक्लूड बैंक लोन, फ्लोटिंग फिक्स्ड रेट नोट्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, कुछ भी हो सकता है, आया समझ। उसके अलावा अदर देन फुल्ली एंड कंपल्सरी कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट, ये समझ में आया। other than debt instruments, फुल्ली एंड कंपल्सरीली कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब जो कंपल्सरी कन्वर्टेड है, जो ऑप्शन नहीं है, मतलब हाँ, तो मतलब वो इक्विटी में कन्वर्ट होने वाले। तो अगर उसका एंड ही इक्विटी है फिर वो डेट में कर क्या रहा है ना। वो कंपलसरी ही कन्वर्टेबल है, आप पूछने नहीं वाले हैं आपसे, कंपलसरी कन्वर्टेबल है तो वो डेट में आएगा ही नहीं, ठीक है। आया। ट्रेड क्रेडिट्स हो गए बियॉन्ड 3 years, लेकिन आपको सिंपल ट्रेड क्रेडिट लेना है फिर भी वो बियॉन्ड 3 years का होगा। उसके अलावा FCCB, FCEB, अब ये भी तो कन्वर्टेबल है, तो ये यहाँ क्यों है, क्योंकि ऑप्शनल है। शाबाश, ऑप्शनल है, ठीक है। मैंडेटरी वाले यहाँ नहीं आ सकते हैं, ऑप्शनल वाले आ सकते हैं। जब कल को कोई बंदा कन्वर्ट करवाएगा तो तब का तब देखेंगे, अभी हम यहाँ पर सिर्फ इतना देख रहे हैं कि ऑप्शनल है, ठीक है। एंड देन फाइनेंशियल लीज, डन है। फाइनेंशियल लीज भी हमने पढ़ा था, अभी पीछे हम पढ़ के आए थे ना, क्या था कि बैंक लीज पे वो करना, फाइनेंस जो भी आता है लीज पे लेकर फाइनेंशियल गारंटी बताना शुरू कर दिया। क्या था, ये सिंपल लीज था, ये क्या था, वही चीज़, मतलब लीज पे वो करके जो भी फाइनेंस आ रहा है वहाँ से, उसी को फाइनेंस लीज फ्रॉम द लीज। ईजी है वो, जान के पता नहीं लोग लिख देते हैं ऐसा, पता नहीं क्यों हम घबरा जाते हैं।
यहाँ तक ठीक है। तो फॉर्म्स ऑफ ECB, अगर आप फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ECB रेज कर रहे हो तो कैसे कैसे होगा? इन बैंक्स से लोन सिंपल वाला, वो फ्लोटिंग रेट भी हो सकता है, फिक्स्ड रेट भी हो सकता है। फ्लोटिंग रेट क्या होता है? फ्लक्चुएट होता रहता है। क्यों फ्लक्चुएट होता रहता है ऐसे? ये क्या मजा आ रहा है? डिपेंड करता होगा ना वो तो। ऐसे तो फिर कोई फ्लोटिंग रेट होता है क्या दुनिया में? फ्लोटिंग रेट क्या लोग फ्लोटिंग रेट पे लोन लेते होंगे? नहीं, फिक्स्ड रेट पे रहते हैं तो। किस पे डिपेंड कर रहा है? फ्लोट क्यों हो रहा है ये? क्योंकि करेंसी की वैल्यू बढ़ती कम होती है ना फॉरेन करेंसी की, इसलिए। तो वो तो करेंसी रेट है ना, वो तो रिस्क है ही। जब भी हम फॉरेन करेंसी से लोन लेते हैं तो इंटरेस्ट तो हमें देना है, पर साथ के साथ जो करेंसी का रिस्क है वो तो रिस्क है ही। वाई द फ्लोटिंग रेट इज ऑफ द इंटरेस्ट अमाउंट, द अमाउंट जैसे यहाँ पर लिखा है ना, लोन इंक्लूडिंग बैंक लोन फिक्स्ड फ्लोटिंग रेट, ये फिक्स्ड या फ्लोटिंग रेट इंटरेस्ट रेट है, राइट? तो करेंसी का रेट फिक्स तो होता नहीं था, है ना? तो दोनों तरफ से कंफ्यूज हो गए। हमने यहाँ पर बोला है कि जब भी रेट फ्लोटिंग होता है, अच्छा ठीक है, नॉर्मल सेंस में जब भी आप बैंक से लोन लेते हो ना, वो नॉर्मल सेंस में पता है फ्लोटिंग होता है। बैंक से जब हम लेते हैं, हाँ, नॉर्मल सेंस में जब भी एक इंसान बैंक से लोन लेता है, इंडिया के अंदर भी मैं बात करूँ नॉर्मल, अभी मैं जाके लोन लूँ तो मोस्टली फ्लोटिंग रेट होता है। क्यों फ्लोटिंग रेट होता है? ये रेट फ्लोट होता है RBI के रेपो रेट पे, और कोई चीज़ नहीं, RBI के रेट पे। क्यों? क्योंकि बैंक वो इंटरेस्ट रेट रखती है जो रेपो रेट से ऊपर हो। RBI ने रेपो बढ़ाया तो हमारा इंटरेस्ट बढ़ सकता है, हमारा पर्सनल इंटरेस्ट बढ़ सकता है, उसमें आप कुछ नहीं कर पाओगे, राइट? पर अगर आप बैंक को बोलो नहीं मुझे तो फिक्स्ड रेट ही रखना है, तो बैंक पहले ही ज़्यादा इंटरेस्ट रेट लगा देगी, क्योंकि फिर उसको लगे कि RBI नीचे ऊपर नीचे करती रहे रेपो रेट, तो फिर आपके इंटरेस्ट रेट को फ़र्क ना पड़े, राइट? तो मोस्टली फ्लोटिंग रेट्स ही होते हैं लोग, बैंक्स डोंट अग्री एट फिक्स्ड, और इधर यू विल ऑल्सो नॉट अग्री, ऐसा भी हो जाता है, ठीक है? उसके अलावा तुम्हारे पास बॉन्ड्स हैं, डिबेंचर्स हैं, तो ये सारे तरीक़ों से तुम बाहर से लोन ले सकते हो। फुल्ली कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं रेज कर सकते हो, ट्रेड क्रेडिट से लोन ले सकते हो, बट वो ट्रेड क्रेडिट का मिनिमम पीरियड 3 साल होना चाहिए। ECB का था ही ये रूल कि मिनिमम 3 साल का लोन होता ही है, उससे कम का लोन हो ही नहीं सकता, ठीक है? उसके अलावा FCCB, FCEB, फाइनेंशियल लीज, डन है, ये समझ में आ गया। अब इधर जो तुम्हारा सामने है INR का, साथ में इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ लेते हैं। ऑलमोस्ट सारे सिमिलर है, एक दो अलग हैं, खाली वो देख लेते। देख, लोन्स इंक्लूडिंग बैंक लोन, फ्लोटिंग, फिक्स्ड, ये सारे तो हैं ही। एक साथ में नया क्या आया? प्रेफरेंस शेयर्स। सबसे पहला प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड नहीं होंगे। प्रेफरेंस शेयर्स को भी, भले वो शेयर है, फिर भी एक तरीके का डेट माना गया। क्यों? क्योंकि फिक्स्ड पेमेंट्स हैं, कंपल्सरीली पेमेंट इंटरवल्स पर करनी पड़ती हैं, राइट? नहीं पैसा दिया तो पंगा है, रिडीमेबल है, तो उनके भले नाम शेयर है, बट सारी नीयत तो, फितरत तो वही वाली है ना, डेट वाली, राइट? तो इसलिए प्रेफरेंस शेयर्स, पर प्रेफरेंस शेयर्स में हम उनको बाहर को अपने शेयर्स नहीं देना चाहते, इसलिए हम लोग उसको INR में रख रहे हैं। अदर देन फुल्ली कन्वर्टेबल हो गया, ट्रेड क्रेडिट बियॉन्ड 3 ईयर्स हो गया, एंड फाइनेंशियल सब कुछ हो गया। उसके अलावा एक और बोला, ऑल्सो प्लेन वनीला रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स। वनीला रुपी मतलब मसाला वाला क्या था? इंडियन रुपी में हम वो इशू करेंगे, क्या कहते हैं उसको, बॉन्ड्स ही है, बॉन्ड्स ही है। बॉन्ड्स इशू करेंगे, तो उसी में रिडीम होगा इंडियन रुपी में भी, वो फॉरेनर सब्सक्राइब करें, फॉरेन इन्वेस्टर्स करेंगे। हाँ, कुछ नहीं, वनीला इस डोमेस्टिक मार्केट में जो बेसिक होता है ना इंडियन रुपी, बस उस रुपी में अब आपका होने वाला। मसाला बॉन्ड क्या थे? मसाला ये था, कल हमने मसाला किया था। मसाला भी रुपी उसमें हो रहा था, वनीला क्या है फिर? वनीला डिफरेंट होगा, हमें तो आइसक्रीम पता है। भी मैंने ये बोला था। मसाला का कल किया था हमने कि इंडियन डिनोमिनेशन में इशू होता है ना, तो बेनिफिट रहता है हमें कि हमें कन्वर्ट करवाने की हाँ, जरूरत क्योंकि नहीं। मसाला वाज दैट, हाँ जी। हमें नहीं कन्वर्ट करवाना पड़ता, उनको होता है जो भी कन्वर्जन का प्रॉब्लम, है ना? हाँ, बॉन्ड्स डोमिनेटेड इन INR इशू टू ऑफशोर इन्वेस्टर्स, और फिर वनीला भी यही था, क्या था? प्लेन वनीला रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स इशूड ओवरसीज, ये वही है, और तो कुछ लिखा नहीं हुआ है।
विच कैन बी दर प्लेस्ड प्राइवेटली लिस्टेड। वही है, देखना इवेंचुअली वही है, प्लेन वनीला रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स है। वनीला यानी कि वही सिंपल वाले, कि इसमें अच्छा अरे वो था ये कन्वर्टेबल नहीं होते हैं, डेट है, सिंपल डेट है, दे आर नॉट कन्वर्टेबल एंड बेसिक रुपी डिनोमिनेटेड, ऐसा था। मसाला कन्वर्ट होते थे कि नहीं होते थे? मसाला में भी नहीं था, ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं था जहाँ तक मुझे याद है। पर ये प्लेन वनीला वही है, सिंपल नॉट कन्वर्टेबल इन इंडियन रुपीज़ इश्यूज हो रहे हैं, और वो इशू भले प्राइवेटली प्लेस भी हो सकता है और पब्लिकली भी हो सकता है। डन है। तो ये तुम्हारे हुए मेन, खाली दो ही थे इसके अंदर, एक प्रेफरेंस शेयर्स था और एक ये वनीला। डन। देन यू हैव एलिजिबल बोरोवर्स। बोरोवर्स कौन? जो पैसा बोरो करने जो बोलते हैं। हाँ। तो इंडिया में वो बाहर बैठे हैं, इंडिया में ही होंगे, ECB हाँ, हमको पैसा चाहिए, हम इंडिया में बैठे इसलिए हम एक्सटर्नली पैसा ले रहे हैं बाहर से। तो ऑल एंटिटीज़ एलिजिबल टू रिसीव FDI, एक उन्होंने वो बोल दिया कि जिस इंसान को FDI लेने का हक है उस इंसान को ECB लेने का हक तो है ही। ठीक है, पहला वो बोल दिया। फर्दर द फॉलोइंग एंटिटीज आर ऑल्सो एलिजिबल टू रेज ECB, सॉरी। पोर्ट ट्रस्ट। पोर्ट ट्रस्ट इज जो अथॉरिटीज पोर्ट्स को मैनेज कर रही है वो पोर्ट ट्रस्ट हैं, दे आर एलिजिबल टू रेज ECBs, दे हैव ह्यूज फंड रिक्वायरमेंट्स। ठीक है। यूनिट्स इन SEZ, ये भी समझ में आ गया। सिड भी क्या था? स्मॉल एंड इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। और एग्जिम एक्सचेंज नहीं, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, बस एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। ठीक है। तो ये लोग को अलाउड है ECB रेस करना इन फॉरेन करेंसी। ECB रेस करना इन इंडियन करेंसी किसको किसको अलाउड है? जो बंदा FDI करता है वो तो है ही, जो बंदा FCY सॉरी फॉरेन करेंसी वाले ECB रेस करता है वो भी है ही, उसके अलावा ये चार। ठीक है। एंटिटी एंगेज इन माइक्रो फाइनेंस एक्टिविटीज़ विज रजिस्टर्ड नॉन फॉर प्रॉफिट रजिस्टर्ड सोसाइटीज़ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, आ गया एकदम अच्छे से। FDI क्या था? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फुल फॉर्म। FPI क्या था? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। मतलब क्या था इनका? इसका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट दो तरीके से होती थी, ऑटोमेटिक या अप्रूवल। FPI दोनों तरह से होती है। अच्छा, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। हाँ, FDI था क्या? बाहर से जब हम वो फॉरेन इन्वेस्टर्स हमारे इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। हाँ, आउटसाइड इंडिया से इंडिया की इक्विटी में इन्वेस्ट हो रहा है तो वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। तो इसमें क्या कर रहे हैं? इसमें कुछ 10% ऐसा भूल गया थोड़ा। कोई बात नहीं। यहाँ पर भी आउटसाइड इंडिया से इंडिया की इक्विटी में ही इन्वेस्ट हो रहा है। ठीक है। पर जब हम उसको FDI कहते हैं तो हम ऐसा ही 10% ही हम उसको ऐसा कहते हैं कि अगर इंडिया की दो चीज़ में ध्यान दो, अगर लिस्टेड एंटिटीज़ में इन्वेस्ट हो रहा है, ठीक है, लिस्टेड एंटिटीज़ में इन्वेस्ट हो रहा है और अबव 10% इन्वेस्ट हो रहा है तो हम उसको FDI कहेंगे। ठीक है, एक ये समझ में आया? लिस्टेड में अबव 10%। ठीक है। उसके अलावा अनलिस्टेड में इन्वेस्ट हो रहा है तब भी वो FDI है। ठीक है, नो मैटर द परसेंटेज। और एक और शायद से था और आई एम कंफ्यूजिंग कि ODI में, बट एक और था कि अगर लिस्टेड है 10% से बिलो है पर कंट्रोल के साथ है। ठीक है। तो आप इंडिया में हम बाहर से पैसा लेकर आ रहे हैं, बाहर का कोई इन्वेस्टर इंडिया की इक्विटी मार्केट में इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहा है और एनी सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहा है, उस सेक्टर की उसको बाय वे ऑफ एन FDI ओनरशिप टाइप ऑफ मिल रही है। ठीक है। और वो यहाँ पर रह रहा है, राइट।
FDI जो है वो रेगुलेटेड होता है, बट दोनों रूट से होता है, मतलब अप्रूवल और ऑटोमेटिक। अप्रूवल यानी कि आपको पूछना पड़ेगा RBI या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, एंड ओनली देन यू कैन इन्वेस्ट। ऑटोमेटिक यानी कि पूछना नहीं पड़ेगा पर बताना पड़ेगा और आप इंडिया में आके इन्वेस्ट कर सकते हो। अप्रूवल रूट, ऑटोमेटिक रूट, राइट। हाउएवर जो ये नहीं है ना वो FPI है बस, कि अगेन इंडिया के अंदर अगर लिस्टेड एंटिटी में इन्वेस्ट हो रहा है और बिलो 10% इन्वेस्ट हो रहा है, ठीक है, तो वो FPI है। जो इंसान FPI करता है ना, वो इंसान बेसिकली वो होता है जिसको कंट्री में कंपनीज की या किसी की भी ओनरशिप से इतना मतलब नहीं है। ही वॉन्ट्स टू अर्न द मनी एंड गेट आउट, ठीक है। वो ट्रेड करने के लिए आ रहा है, पैसा आ रहा है, डाल रहा है, कमा रहा है, जा रहा है, ऐसा। तो हमें भी इनसे इतना लगाव नहीं है। पर हमें प्रॉब्लम क्या है ना, कि ये बंदा इतना ज़्यादा पैसा लेकर आएगा अगर, और कंट्रीज़ में इन्वेस्ट करेगा या कंपनीज़ में इन्वेस्ट करेगा, तो मार्केट की वोलेटिलिटी बढ़ जाती है। तो FPIs आर इवन मोर रेगुलेटेड देन FDIs। FDI तो बंदा आ रहा है, रहने के लिए आ रहा है ना, तो हमें लगता है कि हाँ ठीक है, थोड़ा टाइम बाद अपना हो जाएगा। अब जो बंदा आ ही 2 दिन के लिए रहा है, उस पर हमको ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, राइट। आया, बस अब देख लेते हैं क्या है क्या नहीं, एंड देन तुम्हारा FDI में पहला, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ड्राइवर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एज अ सोर्स ऑफ नॉन डेट फाइनेंस फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। FDI contemplates and supplements domestic investment. Domestic companies are benefited through FDI by way of enhanced access to supplementary capital and state of the art technologies, ठीक है। अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करता है, टेक्नोलॉजी बढ़ती है, रिसोर्सेज बढ़ते हैं, इकोनॉमी ग्रो होती है, फलाना ढिमना। मुझे ये लगता है जो कंट्रोल वाला था वो ODI में नहीं था, ODI में था ना। ये ODI में तो था ही, यहाँ का मुझे पता नहीं लग रहा, याद नहीं आ रहा मुझे। ये वहाँ पे तो ना वो था ना पूरा फुल्ली डाइल्यूटेड बेसिस, ऐसा ऐसा कुछ था। आ रहा है कुछ कुछ याद? फुली डाइल्यूटेड का मतलब कन्वर्ट हो सकते हैं, कन्वर्जन वाले, मतलब डेट में आपने इन्वेस्ट किया वो इक्विटी में कन्वर्ट होने वाले हैं। पोस्ट इशू पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल ऑन फुली डाइल्यूटेड बेसिस ऑफ अ लिस्टेड कंपनी। इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट there is a council in the equity investment listed company of Indian capital included ये नहीं है, मुझे लगता कंट्रोल वाला पॉइंट नहीं होगा फिर, ये ODI में था, ये तो था, ये है, हाँ ये वाला था, है ना, दोनों है, ये दोनों है। हाँ जी। ये लेस भी- देन 10% ये नहीं है। बस ये है, इफ लाइफ फॉल्स बिलो द 10% इट विल स्टिल बी कंसिडर्ड। वो तो था होगा ना कि FDI अंटिल फर्दर इन्वेस्टमेंट इसमें, ऐसा कुछ। तो ये तुम्हारा सेकंड पैराग्राफ और फोर्थ पैराग्राफ यही काम किया है ना सिर्फ मेन। FDI में वही ये हुआ। उसके बाद इट बी नोटेड दैट FDI मीन्स इन्वेस्टमेंट थ्रू कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स बाय अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया इन अनलिस्टेड एंटिटी, ठीक है, आ रहा है, डन है। उसके बाद तुम्हारा एंट्री रूट्स दे दिए हैं 2, तुम्हारे ऑटोमेटिक और गवर्नमेंट रूट। ऑटोमेटिक इज़ वही ऑटोमेटिक कि यू हैव टू, इट मीन्स द एंट्री रूट थ्रू इन्वेस्टमेंट्स बाय पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया डज नॉट रिक्वायर अप्रूवल ऑफ द RBI और द गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट रूट को अप्रूवल रूट भी कहते हैं, वही इट रिक्वायर्स अप्रूवल, राइट। और FPI इज़ वही 10% से कम वाला, means an investment made by a person resident outside India, capital instruments which were investments in less than 10% of the post issue paid up capital on a fully diluted basis। का मतलब समझ में आया जयश्री? फुली कन्वर्टेड हो सकता है। हाँ, मतलब जैसे ना कि अगर मान ले तो 10% गिन रही है तो 10% किसका कैसे देखेगी? शेयर्स में इन्वेस्ट किया है वो तो चलो आया ही आया, पर अगर मान ले कोई कन्वर्टेबल डेट में इन्वेस्ट किया ना, वो भी आ गया उसके अंदर। इसलिए डाइल्यूट तो क्या क्या चीज़ें डाइल्यूट इनटू इक्विटी हो रही है, वो भी चीज़ें भी हम गिनते हैं, ठीक है। और लेस देन 10% ऑफ द पेड अप वैल्यू ऑफ ईच सीरीज ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ लिस्टेड एंटिटी, हाँ ठीक है, देखी जाएगी। बाकी एक्सप्लेनेशन दे दिया उन्होंने वही 10% वाला, और बाकी सेम स्कीम एप्लीकेबल होती है, राइट।
कैटेगरीज हैं अभी, ये कैटेगरीज है ना उसी चैप्टर में देखेंगे, बाकी नहीं पूछी जाती हैं। इसको एक बस एक रीड करके छोड़ देना, कैटेगरीज नॉट इम्पॉर्टेंट है। तुमने ये हल्की फुल्की पढ़ी भी हुई हैं FPI में कैटेगरीज, पर वो FATF वाली कंट्री कर सकती है ऐसा ऐसा कुछ था ना, ये वो सब था, बट नॉट इम्पॉर्टेंट। इसको एक बार करेगी पॉज, तो मैं न्यू वीडियो शुरू कर देती हूँ।